100 दिन है तुम्हारे पास। ईपीएफओ की अगर प्रिपरेशन करनी है तो इट विल टेक यू 100 days टू प्रिपेयर फॉर इट। एक कंसिस्टेंट 100 दिन की पूरी स्ट्रेटेजी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड अगर कोई स्टूडेंट जो भी बेसिकली अच्छी तरह से दिल लगा के बेसिकली इसकी पूरी प्रिपरेशन करता है तो विद इन 3 months यू कैन एग्जैक्टली क्लियर दिस एग्जाम। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एक वेल स्ट्रक्चर्ड 100 दिन का अगर मैं आपको पूरा का पूरा प्रिपरेशन दे दूं तो ये वाला जो एग्जाम है क्लियर कट कर सकते हो। नाउ लेट्स ब्रेक डाउन द होल सिलेबस फॉर यू। एक तो सबसे पहले पूरे के पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन एंड व्हाट यू शैल डू वीक बाय वीक। पूरी की पूरी वीक बाय वीक क्या प्लान होना चाहिए उसकी एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम है क्या। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए समझना जरूरी है। उसके बाद इस एग्जाम के सिलेबस में क्या वेटेज है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, एंड देन आई विल गिव यू अ स्ट्रेटजी वीक बाय वीक आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है। राइट, सो दीज आर द 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन द सोर्सेज। बेसिकली कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, द बुक लिस्ट ऑफ द ईपीएफओ जो कि बच्चे पूछते रहते हैं। नाउ सबसे पहले एक बात बता देता हूं, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो कि हम लोगों ने बनाया है ईपीएफओ 2025। इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट जितनी भी बुक्स जो भी आपको चाहिए उसके मैंने पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ ईपीएफओ, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एग्जाम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। नाउ ये एग्जाम कंडक्ट कराता है यूपीएससी, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है दैट इज द यूपीएससी। रिक्रूटमेंट होगी ईपीएफओ के लिए। There are 2 positions which they are recruiting for. One is the EO/AO यानी कि Enforcement Officer और Account Officer and another is APFC Assistant Provident Fund Commissioner. ये दोनों के दोनों एग्जाम सेम डे पर होंगे। So the thing is that कि EPFO is the organization जिसको जॉब की जरूरत है, जो कि इंडिविजुअल्स को हायर कर रही है। UPSC is the recruiting agency and it will recruit for 2 positions. कौन कौन सा? दैट इज द EO/AO एंड APFC। ये दोनों के दोनों एग्जाम अलग होते हैं। इनका सिलेबस 95% सेम है, 5% डिफरेंट करता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 30 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की, एंड देन अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज एज रिलैक्सेशन होगी। और APFC के लिए जो मैक्सिमम एज है दैट शैल बी 35। यानी कि जो भी इंडिविजुअल 30 साल से नीचे का है वो दोनों एग्जाम के लिए एलिजिबल है, और जो 30 से 35 के बीच में है वो सिर्फ और सिर्फ APFC के लिए एलिजिबल है। एंड ओबीसी है तो 3 साल का यहां पर रिलैक्सेशन, 3 का यहां। SC/ST है तो 5 का यहां, 5 का यहां, सो ऑनवर्ड्स। ठीक है, द थिंग इज दिस। सो यहां पर सबसे पहले लेट्स से दिस इज द एग्जाम। तो ये दोनों के दोनों एग्जाम एक ही दिन होंगे, EO/AO का भी और APFC का भी, अलग अलग शिफ्ट में। जो बच्चा दोनों एग्जाम्स के लिए भरेगा वो पहले सुबह EO/AO का देगा और शाम को APFC का देगा। जिसका सिर्फ APFC का होगा उसका बस इवनिंग में एग्जाम होगा। दोनों का दोनों एग्जाम 120 क्वेश्चंस का होता है। प्रीलिम्स की तरह, जैसे हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स है, मॉक क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, हमें उसको फिल करना होता है। सिमिलरली 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, जो मैक्सिमम मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, दैट इज 300। 2 घंटे की ड्यूरेशन होगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तरह 1/3 की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और दोनों हिंदी और इंग्लिश में बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। दिस इज एज इजी एज दैट, जो कि आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ जनरली स्पीकिंग एक बेसिक आइडिया दे देता हूं मैं आपको। जो कट ऑफ है आपको 160 से लेके 190 तक स्कोर करना है, विच मीन्स कि 120 क्वेश्चंस में से अगर एक अच्छा जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ हमें क्लियर करनी है तो हमें कम से कम नहीं तो 75 से ऊपर क्वेश्चंस, मतलब जितने ज्यादा हो उतने अच्छे हैं, बट दैट इज द मिनिमम लेज कि 75 क्वेश्चंस तो हमको स्कोर करने ही करने हैं, उनसे ऊपर ही हो तो बेहतर होगा। राइट, दैट शैल बी द टारगेट। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो अपने पास ये 75 से 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का टारगेट रख के आगे चलेंगे। नाउ द थिंग इज दैट कि ये आपके पास वेटेज है, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है अगर हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। दिस इज द सब्जेक्ट, दीज आर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। APFC का भी नाउ इनका सिलेबस बिल्कुल ओवरलैप करता है। APFC में एक तो 5 से 7 क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिक्स के थोड़े से एक्स्ट्रा आते हैं, और एक ऑडिटिंग और इंश्योरेंस के 5 क्वेश्चन। सो दीज आर द 10 क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक है APFC में। तो चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, जनरल इंग्लिश के स्ट्रेट फॉरवर्ड 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं EO/AO वाले, और वो APFC में 10 ही आते हैं, पर EO/AO में क्योंकि वो वहां पर ये 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनको क्या नाम है मैनेज करने होते हैं।
सो एक पे फोकस करते हैं पहले ईओ एओ वाले एग्जाम पे। ईओ एओ में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के मिला के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 15 से 20, यानी कि 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, 10 क्वेश्चन इकोनॉमी के, ऐसे 15 से 20 क्वेश्चंस प्लस माइनस रहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, अगेन फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉज, दिस इज अ सेक्शन जो कि 10 से 20 क्वेश्चंस के बीच में होगा। द थिंग इज दैट कि हमारे पास सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उन सब की जो वेटेज है वो 10 से 20 के बीच में है। इंग्लिश की फिक्स है, पिछले जितने सालों में भी देखा गया है 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछते ही पूछते हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस में मिनिमम 10 आते हैं, किसी में से 15 पूछ लेते हैं, किसी में से 20 पूछ लेते हैं। वो इनकी हल्का सा थोड़ा सा मतलब डायनेमिक बनाने के लिए एग्जाम इस प्रकार से बना रहता है। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, उस पर 10 क्वेश्चन, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के 10 से 15, सिमिलरली साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के मिला के 10 से 15 क्वेश्चंस। 10 साइंस के आ जाएंगे, 5 से 10 कंप्यूटर के भी पूछ सकते हैं, कभी 5 साइंस के 10-15 कंप्यूटर के, इस प्रकार से टोटल दोनों मिला के 15 to 20 क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 एंड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो कि है करंट इवेंट्स और डेवलपमेंटल इश्यूज से पूछे जाते हैं। मतलब कि ये हमारा जो सारा का सारा सिलेबस है, अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा का पूरा, दिस इज रिलेटेड टू द ईपीएफओ ईओ एओ, ये दोनों टॉपिक छोड़ के एक सेकंड के लिए, तो ये जो है ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, एग्जैक्टली सिमिलरली यूपीएससी की तरह। बट हाँ, इंग्लिश ईओ एओ वाले को बहुत एडवांटेज देता है क्योंकि 20 क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ यू विल सी दी लास्ट ईयर क्वेश्चंस, आई हैव शेयर्ड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो वो 20 क्वेश्चंस जो है दैट इज डूएबल, मतलब कि एक अच्छे बच्चे से हो जाएंगे, वो अच्छे 20 के 20 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये जो जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांट वाला जो एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये जो 15 क्वेश्चन है, दे आर ऑल्सो ऑफ लेस डिफिकल्टी, सी सेट से कम डिफिकल्टी होते हैं। सो ये 40 के करीब क्वेश्चंस जो हैं, a good student if well prepared can actually solve 37 to 38 of them। एक दो हम चलो एरर क्या नाम है मार्जिन में रखते हैं कि सॉल्व करने के बावजूद भी गलत हो सकते हैं, सही तरीके से भी करें तब भी, बट हाँ इजीली 37 to 38 क्वेश्चंस कैन बीट। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इट a good student can, ओके, कर सकता है अच्छी तरह से। और उसके अलावा नाउ द पॉलिटी इज समथिंग विच इज इजी इन दिस, पॉलिटी में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। जनरली स्पीकिंग बस एक बात का ध्यान रखना हमेशा कि सोशल सिक्योरिटी वाला जो पॉलिटी का सेक्शन है और लेबर से रिलेटेड उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरली सोशल सिक्योरिटी की तरफ टिल्ट रहते हैं। एंड आई थिंक जो भी बच्चा ईपीएफओ की प्रिपरेशन करता है उसको हमेशा से उसको पता ही है दोनों इंपॉर्टेंट बातें कि यार एक्चुअली में इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ, ये तो किसी और एग्जाम में टॉपिक आता नहीं है। एंड दूसरा हो गया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे पास 30 के करीब 40 के करीब क्वेश्चंस, 30 to 40 क्वेश्चंस, दीज आर समथिंग व्हिच एक्चुअली नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड। 30 से 40 की जो प्रिपरेशन है, ठीक है, तो इनको अगर हम ढंग से कर लें तो वी विल स्टैंड अ गुड चांस ऑफ क्लियरिंग एटलीस्ट, नहीं तो 80 क्वेश्चंस हमें बेसिकली सॉल्व करने हैं अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से। अगर जैसे अनरिजर्व कैटेगरी को एटलीस्ट नहीं तो 190 स्कोर करने चाहिए, ठीक है, 190, और ओबीसी को भी 190, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का सेम स्कोर आता है। उसके बाद अगर हम एससी के बारे में बात करें तो एटलीस्ट नहीं तो 170, और एसटी के बारे में बात करें तो 160। दिस शैल बी योर टारगेट ऑफ द स्कोर, इतना स्कोर आप टारगेट करके चलेंगे। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि दीज टेंटेटिव कट ऑफ डिपेंड्स ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। वो एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल है, इजी है या नहीं है, उसके बेसिस पे प्लस माइनस 10 हो सकते हैं। ये 2023 के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं आपको टारगेट दे रहा था टेंटेटिव वाले। नाउ दीज आर द बेसिक बुक्स जो कि आपको करनी है, दो ऐसा कोई एग्जॉस्टिव नहीं है। इफ देयर इज सम अदर बुक जो कि आप एग्जाम के लिए फॉलो करते हो तो आप वो भी ले सकते हो, बट जनरली स्पीकिंग ये बेसिक बुक्स हैं जो कि हमारे ईपीएफओ एग्जाम के लिए कंप्लीटली सफिशिएंट है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वही स्टैंडर्ड बुक्स हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अपनी स्पेक्ट्रम से कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। उसी प्रकार से पॉलिटी जो है वो लक्ष्मीकांत से की जा सकती है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। इकोनॉमी जो है वो रमेश सिंह से की जा सकती है, और जो कॉन्सेप्चुअल है वो बेसिकली एनसीईआरटी से। बट फिर दोबारा से मैं ये बात ध्यान से बताना चाहता हूं, वी नीड टू इंश्योर कि ये सिलेक्टिव करेंगे, ये ऐसे अंधा नहीं पढ़ना है कि क्या नाम है, पॉलिटी की किताब उठाई और उसको पूरे के पूरे 600 पन्नों को पढ़ डाला लक्ष्मीकांत के। सिलेक्टिव चीजों को पढ़ना है, सिलेक्टिव इन द सेंस कि
पहले प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के क्वेश्चंस को देखना है कि कितने क्वेश्चंस बेसिकली कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। डीपीएसपी से पूछे गए हैं तो डीपीएसपी वाले टॉपिक को पढ़ो। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है तो देन वी डोंट रीड इट। अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चंस है तो हम पढ़ेंगे, वरना उस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस पूछा गया था पिछले 5 सालों में, यस, अगर नहीं तो नहीं। एक जनरल पूरा का पूरा पॉलिटी तो पढ़ना ही है, बट फोकस उन एरियाज पे करना है जो कि हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो टॉपिक पूछे गए हैं। दैट इज हाउ द करेक्ट स्ट्रेटजी शैल बी फॉलोड। उसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का प्राइमरली स्पीकिंग एनसीईआरटी 11th और 12th क्लास की जो अकाउंटेंसी है वो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी है किताब, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। देन ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, नाउ दिस इज ट्रिकी। मैंने एक पीडीएफ आपको बेसिकली टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है, यू कैन गेट। ठीक है, अगर आपको एक किताब का पीडीएफ चाहिए जिसमें सारे के सारे लेबर लॉज दिए हुए हैं तो यू आपके पास वो है इस समय, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बट दैट होल बुक कैन नॉट बी स्टडीड। 500 पन्ने की किताब को कौन पढ़ेगा लेबर लॉज को। नाउ इसके लिए इसकी क्लासेस और इसके लिए जो नोट्स हैं हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ईपीएफओ की नोटिफिकेशन बस आ जाए तो इमीडिएटली होपफुली थोड़ा सा और काम जल्दी कर दे, विल प्रोवाइड यू दैट। ये 50 से 60 पेजेस का 40 बनाने की सोच रहा था, ये बढ़ता ही जा रहा है। 50 से 60 पेजेस के अंदर ये पूरा का पूरा जो लेबर लॉज का जो कंटेंट है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो पढ़ के अगर चले गए तो काम चल जाएगा। पर जो मैंने पीडीएफ दिया है जरा एक बार उसको देख लो, सो दैट यू गेट फेमिलियर कि क्या क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दोज लेबर लॉज एंड समथिंग। जब तक वो अच्छी तरह से कुछ नहीं पढ़ लोगे, फेमिलियर नहीं हो जाओगे, तो खाली कॉन्सेप्ट्स और खाली कॉन्टेंट, मतलब छोटे सी समरी और कंटेंट पढ़ने से कुछ काम नहीं चलेगा। यू शुड बी अवेयर व्हाट वी आर डीलिंग विद एंड देन यू रीड द कंटेंट एंड द समरी। ठीक है, बाकी सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट है उसकी कुछ जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स, स्पेशली मिनिस्ट्री और लेबर और एम्प्लॉयमेंट वाली जो स्कीम्स है उनके बारे में पढ़ना है। तो एक बार उनकी वेबसाइट पे जाओ और देखो कि कौन कौन सी वो गवर्नमेंट स्कीम्स को रन करते हैं, कौन कौन सी चला रहे हैं। वो गवर्नमेंट स्कीम्स डेफिनेटली करके जानी है क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। देन इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल मेंटल एबिलिटी, इसके लिए जो जनरल प्रिपरेशन जिस भी तरीके से करते हैं, आर एस अग्रवाल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के लिए सबसे फेमस बुक्स हैं। अगर आपके पास वो हैं, ऑल द वेल। इसके अलावा कभी कोई और किसी एग्जाम में कुछ जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एज फार एज द मेंटल एबिलिटी एंड द रीजनिंग आर कंसर्न, दोज आर द सेम थिंग्स। लाइक प्रोबेबिलिटीज के, प्रॉफिट एंड लॉस के जो फॉर्मूलाज है वो तो चेंज हो ही नहीं सकते। तो जो भी बुक आपके पास है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जो बुक आप फॉलो करना चाहते हो उसको कर सकते हो। द सेम थिंग हैपेंस विद द इंग्लिश आल्सो। जो सबसे ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है दोज आर द इंग्लिश एंड द मेंटल एबिलिटी एंड द क्वांट। इनसे ज्यादा तो स्टैटिक सब्जेक्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जैसे थे वैसे ही बने हुए पिछले 20-30 सालों से, और जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हिस्सा है सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल चेंज हो सकता है, बाकी इसमें कुछ चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हो गया। साइंस अगेन एनसीईआरटी 6ठी से 10वीं क्लास तक की, दे आस्क साइंस क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन ईपीएफओ पूछता ही पूछता है साइंस से, साइंस एंड टेक से नहीं। साइंस मतलब जो केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो होते हैं वैसे क्वेश्चंस पूछता ही है, तो एक बार पढ़ के चलेंगे तो बेहतर रहेगा। एंड देन कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए किरण प्रकाशन की एक किताब आती है, ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर नॉलेज एंड लिटरेसी। ये एक बार अगर आप हल्की सी रीड कर ले, छोटी सी, तो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आप प्रिपरेशन करने बिगिन करो तो एग्जैक्टली क्या फॉलो करना चाहिए, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 100 दिन का प्रोग्राम। ठीक है ना, 100 दिन के प्रोग्राम में सबसे पहले जो फर्स्ट मंथ जो आता है, पहले 5 हफ्तों का मैं आपको प्रोग्राम देता हूं, 6 हफ्ते का। देखो, व्हाट आई बिलीव इज दैट कि आपको दिन में कम से कम नहीं तो 2 सेक्शंस में पढ़ना पड़ेगा। चंक में पढ़ना शुरू कीजिएगा। चंक का मतलब होता है कि एक बार जो डे का फर्स्ट हाफ है उसके पहले हाफ के अंदर 3 से 4 घंटे का टाइम निकालना पढ़ाई का, और उसके बाद जो डे का सेकंड हाफ है उसमें 2 से 3 घंटे का टाइम निकालना। एंड देन अगर आप हो सके तो या तो डे के एंड में या फिर डे के बीच में 1 घंटे का रिवीजन का या 1 घंटे का मॉक टेस्ट को प्रिपेयर करने का, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने का समय। सो एक 4 घंटे का गहन अध्ययन का समय, गहन अध्ययन का सेक्शन अपने दिन का, ये जनरली फर्स्ट हाफ में रखिएगा। एक 3 घंटे से 2 से 3 घंटे के गहन अध्ययन का समय, चंक जो है वो आप बेसिकली सेकंड हाफ में रखिएगा। और उसके बाद जो 1 घंटा है मॉक प्रैक्टिस करने का, या मॉक को रीड करने का, स्टडी करने का, या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रीड करने का, वो 1 से 1.5 घंटे का समय आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं पे रखिए। नाउ सबसे पहले जो पहला हफ्ता है मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने टेंटेटिवली डाला हुआ है। ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यू कैन ऑब्वियसली चूज द पॉलिटी आल्सो एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कहने का मतलब ये कोई 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, एक जनरल अकाउंटिंग और एक हिस्ट्री। ये स्पेसिफिकली चुनने हैं अलग अलग,
अलग अलग इन द सेंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली पढ़ते हो और एक ऐसे वाला जो कि सिर्फ ईपीएफओ का है। तो ऐसा मत समझना कि हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में, दैट वुड बी द रॉन्ग वे टू डू इट। चूज वन विच यू आर ऑलरेडी डूइंग, या फिर कभी पहले पढ़ा है, या फिर जिस के साथ आपकी फेमिलियरिटी है, एंड द सेकंड वन जिसके बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी नहीं करना है, हिस्ट्री और इकोनॉमी नहीं करना है, रादर हिस्ट्री और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या फिर पॉलिटी और इंडस्ट्रियल लेबर, ये ध्यान से चुना गया है। इसके लिए ये स्ट्रेटजी फॉलो करना जरूरी है। अपना दिन में 3 से 4 घंटे का जो पहले वाला चंक हो उसको हिस्ट्री कीजिए, उसके बाद 2 से 3 घंटे का जो चंक हो उस पर आप अकाउंटिंग करिएगा, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अपने 2-2 सेक्शन ऑफ डे को जो बांट लीजिएगा, ये आपको पहले 2 हफ्ते के अंदर अंदर करना है। नाउ आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर टारगेट, ये 2 हफ्ते के अंदर 2 सब्जेक्ट, राइट। हर एक सब्जेक्ट में इसी तरीके से 2 हफ्ते के लिए ये सब्जेक्ट है और 2 हफ्ते के लिए ये सब्जेक्ट है, यानी कि विद इन दी फर्स्ट 1.5 मंथ, जो पहले बेसिकली 6 हफ्ते हैं हमारे पास, मैं आपको 3 महीने का समय देने की कोशिश कर रहा हूं। जो पहले 6 हफ्ते हैं, उन 6 हफ्तों के अंदर अंदर हम एटलीस्ट नहीं तो 6 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। इसी तरीके से अगर वीक 3rd और 4th में बात करें तो पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस, एंड द वीक 5th और 6th इंडियन इकोनॉमी और द सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो एटलीस्ट 4-4 घंटे दोनों सब्जेक्ट्स को दे दो। पर की क्या है? द की इज टू चूज 2 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, चूज इन इंडियन हिस्ट्री एंड देन अकाउंटिंग, और इंडियन हिस्ट्री और लेबर लॉज, और इंडियन इकोनॉमी और जनरल अकाउंटिंग एंड सो ऑनवर्ड्स। यानी कि 3 कोर सब्जेक्ट्स रखने हैं और 3 ईपीएफओ वाले सब्जेक्ट्स रखने हैं। ये हमारा पहले 6 हफ्ते का टारगेट रहना चाहिए। अब देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि ऐसा कोई फिक्स 2 हफ्ते का प्लान नहीं है। यू कैन अरेंज इट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि सर पॉलिटी मैंने बहुत अच्छा किया है, प्रीलिम्स में तो मेरे पॉलिटी में 15 में से 12 क्वेश्चन बन गए थे, 13 क्वेश्चन बन गए थे, देन यू गिव 1 वीक टू पॉलिटी एंड यू गिव एक्स्ट्रा वीक टू इकोनॉमी। यू हैव टू रीअरेंज, ये तो हर एक स्टूडेंट का अपना पर्सनल वो अंडरस्टैंडिंग रहती है, बट यस द की एंड द कोर आइडिया इज टू चूज दीज 6 सब्जेक्ट्स फॉर दी, ये जान के चुने गए हैं। देयर इज अ क्वांट, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, वो पहले 6 हफ्ते में नहीं करना है। देखो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि रिवीजन के लिए जरूरत पड़ेगी। हिस्ट्री को आप एग्जाम के जितने पास पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स के 1 हफ्ते पहले पढ़ा और उसके बाद एग्जाम में जाके सॉल्व हो गया, नहीं। ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि दिमाग में सिंक होना जरूरी है, जिनकी इंफॉर्मेशन, सो यू विल रीड इट 2 मंथ्स 3 मंथ्स बिफोर द एग्जाम, ताकि इसकी 2, 3, 4 रिवीजन हो जाए एग्जाम तक। इसके बाद वाला जो ये फर्स्ट फेज है, पहले 40 दिनों का जो फेज है, इसके बाद के जो नेक्स्ट के 40 दिन है, उसमें हम वो वाले सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर इंग्लिश वाले। सो कमिंग टू दिस, मॉर्निंग सेशन रखिए आप 3 से 4 घंटे का, और एक कोर सब्जेक्ट को पिक कीजिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी, एंड इनके टॉपिक्स को पढ़िए एज सिलेबस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वाले, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के सिलेबस की लिस्ट बना के। वैसे वो मैंने लिस्ट अगेन चैनल पे शेयर कर रखी है टेलीग्राम पे, बट ये पर्सनली भी बनानी पड़ेगी। पर्सनली आप अपने प्रीवियस ईयर्स 2023 और 2020 के ईपीएफओ के एग्जाम को उठाओ और लिखो कि भाई पॉलिटी में किस टॉपिक से इन्होंने क्वेश्चन पूछे, ताकि जब आपका पॉलिटी का सेक्शन चल रहा हो तो आप वो स्पेसिफिक उस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करें। देन आफ्टरनून में 2 से 3 घंटे का स्पेसिफिकली वो स्पेशलाइज्ड वाला सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, अकाउंटिंग, लेबर लॉज या सोशल सिक्योरिटी में से। एंड देन फ्रॉम ऑनवर्ड्स 1 घंटे इवनिंग में या तो आप अपना सारा का सारा रिवीजन करेंगे, ये आप मॉर्निंग में कर सकते हो। अगर आप रिवीजन का घंटा मॉर्निंग में रखोगे तो आपको कल का पूरा रिवाइज करना है, यानी कि जो आपने यस्टरडे पढ़ा था, और अगर आप इवनिंग में करोगे तो आज का पूरा रिवाइज करके चलना। ये आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नो स्टूडेंट फॉलोज इट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना एक्चुअली में इजी है, सिर्फ और सिर्फ जिसने ये 90 घंटे लगा लिए। इफ यू आर एबल टू टेल, अगर आपने ये अगले 100 दिन के अंदर अंदर ये 70 आवर्स निकाल लिए किसी भी तरीके से, यू विल क्लियर दिस एग्जाम इनवेरिएबली। बता रहा हूं मैं, यही नहीं कर पा रहा है बच्चा, दिस इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू, hence nobody is able to do this. If you would be able to do this, you will clear this or any other exam also. तो ये हमारे पास पहले 6 हफ्ते का ये प्लान है जो कि हमको 6 सब्जेक्ट्स कवर कराता है। अब इसको कवर कराने के लिए मैं वैसे जनरली बता देता हूं, अगर आप कोई क्लासेस ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन द क्लासेस, अच्छा हेल्प करेगी एटलीस्ट, नहीं तो पूरे के पूरे डे में 1 डे, मेरी एक कैटेगोरिकल एडवाइस है, 1 डे में YouTube और क्लासेस
कभी भी 3 घंटे से ऊपर के नहीं होने चाहिए, नेवर अबव 3 आवर्स। मतलब कि ये बात को ध्यान रखिए, बहुत नेसेसरी है सुनने के लिए, ध्यान से दिमाग में ये वाली बात बिठाओ। यूट्यूब हो गया, क्लासेस हो गया, वीडियोज हो गया, कुछ भी आप इसको लगा दीजिए, जो स्क्रीन पे पढ़ना सीखना समझना जो है, वो अगर आप दिन में 9 घंटे पढ़ते हैं या दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के वीडियोज क्लासेस या यूट्यूब इंक्लूड हो सकता है। द 5 to 6 hours हैज टू बी हार्ड कॉपी ऑफ लाइन बुक्स, स्टडिंग, रीडिंग, ये वाली बात, ये नेसेसरी है, समझ के रखिएगा। तो इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस करेंगे, विच इज फाइन, लेकिन वो क्लासेस एक सेपरेट सेक्शन होगा। 3 घंटे का सेपरेट सेक्शन है क्लासेस का, उसके बाद ये 2.5 घंटे का ये, 2.5 घंटे का ये, और फिर 1 घंटे का ये, फिर ये 4 सेक्शंस में डिवाइड हो जाएगी इफ यू आर डूइंग दी क्लासेस। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वाले स्टेज पे आते हैं, दूसरे वाले पे, नेक्स्ट 40 डेज, अगले वाले 5 हफ्ते दोबारा से। तो पहले 6 हफ्ते का प्लान हो गया और अगले अब ये 5 हफ्ते का प्लान है। नाउ यहां पर यू विल गो टू दोज सब्जेक्ट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांट और इंग्लिश, ये इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे ही होते हैं जनरली स्पीकिंग। अब अगर आपका सी सेट अच्छा है और अगर आपने पहले कोई बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम दिया है, इफ यू आर गुड विद इट्स ग्रेट, बट साइमल्टेनियसली जब ये सेक्शन चल रहा हो, इसी सेक्शन के साथ साथ वो पुराने वाले रिवीजन जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है। इट इज नेसेसरी। ये मत सोचना कि पुराने वाली चीज अलग है, वो निकल गई, 6 हफ्ते हो गए उसके, वो प्रिपेयर्ड है। नो 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 नो, उसकी एक्चुअल प्रिपरेशन या एक्चुअल जो एग्जामिनेशन में बेनिफिट आने वाला है या उसमें जो रिजल्ट निकलेगा, वो तभी निकलेगा जब हम पुराने वाले को रिवाइज करते हैं। तो 7वें से 8वें हफ्ते के बीच में मेंटल एबिलिटी और क्वांट और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो पिक करना स्टार्ट करेंगे। सिमिलरली क्वांट के लिए एक सेक्शन रखना है, एक सेक्शन हमें इंग्लिश के लिए रखना है। देन द नेक्स्ट जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस और जो करंट अफेयर्स हैं, यहां पर वो सेक्शंस रखना स्टार्ट करेंगे, साइंस और कंप्यूटर वाला, और एक करंट अफेयर का पूरा टाइम निकालना है। लास्ट में वीक 11 में एपीएफसी वाले अपना जो पर्सनल एपीएफसी का जो एक्स्ट्रा स्टेटिस्टिक्स का और ऑडिटिंग और इंश्योरेंस का जो सेक्शन है उसको करेंगे। ईओ एओ वाले के लिए फायदा है, कोई भी सब्जेक्ट जो कि अब तुमको लग रहा हो 10 हफ्ते के बाद कि यार एक सब्जेक्ट ये मैंने अच्छी तरह से नहीं किया हुआ है, यू बेसिकली पिक दिस। सबके लिए अलग अलग होता है, मेरे लिए जैसे अगर इकोनॉमी है, किसी के लिए पॉलिटी हो सकता है, पॉलिटी, बट किसी के लिए कुछ क्या नाम है, लेबर लॉ हो सकता है, किसी के लिए अकाउंटिंग हो सकता है। दैट वुड बी डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल जजमेंट, बट वो तभी प्रिपेयर होगा जब तुमने 10 हफ्ते तक एक्चुअली में कुछ मेहनत करी हो। नाउ जनरली आइडिया इज दिस कि यू डू दिस विद इन 10 वीक्स, और उसके बाद जो लास्ट के 2-3 हफ्ते बचे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव रिवीजन, मॉक प्रैक्टिस, रिवीजन मॉक प्रैक्टिस। लिटरली एवरी सिंगल डे आपको एक मॉक लगाना चाहिए, एक मॉक, 20 के 20 मॉक, मतलब कि नाम है 100, मतलब 80 दिन प्रिपरेशन करके लास्ट के जो 20 दिन है आपको 20 मॉक्स लगा लेने चाहिए। एंड इफ यू विल गो आफ्टर दैट इन दिस एग्जामिनेशन रूम, बिलीव मी, यू विल बी एक्चुअली फाइन एंड रादर एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। डेली रूटीन फिर दोबारा से वही, एक हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपना किसी भी इंग्लिश और मेंटल क्वांट वाला, और उसके बाद सॉल्विंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, क्योंकि ये वाले जो दो, ये वाली जो चीज है ये पढ़ने की नहीं। क्वांट की प्रिपरेशन इज नॉट रीडिंग, दैट हैज टू बी सॉल्व। इसीलिए ये सेक्शन थोड़ा सा अलग है। पहले वाले पॉलिटी पढ़ना जरूरी है, सॉल्व तो तब करेंगे जब हमने पढ़ लिया। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू क्वांट, यू एक्चुअली हैव टू सॉल्व, रादर इसमें पढ़ाई थोड़ी ना, मतलब ये तो सॉल्यूशन ही, प्रैक्टिस ही बेसिकली इसको, पढ़ाई को, इस प्रैक्टिस को ही पढ़ाई कहते हैं यहां पे। दैट इज नेसेसरी। देन रिवीजन एंड दी मॉक टेस्ट। उसके बाद के जो ये लास्ट के 4 हफ्ते हैं, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने एक बार सारा का सारा सिलेबस पढ़ लिया है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करूंगा। एंड ऑब्वियसली दैट इज डिफरेंट, किस प्रकार से जो कोई सब्जेक्ट अगर छूट गया हो, कोई टॉपिक्स अगर बचे हो तो उसको रिवाइज करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करना और सेक्शनल टेस्ट दिन में 8 से 10 घंटे बस यही करना है। रिवाइज करो, सेक्शनल टेस्ट बनाओ, ऑल सब्जेक्ट्स, 2-3 सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाओ, एक मॉक टेस्ट पूरा का पूरा। मतलब कि अगर आप पॉलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई पहले वाले दिन एक पॉलिटी के 100 क्वेश्चंस लगाइए पूरे के पूरे अलग से, अगले दिन पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद एक सेक्शनल इकोनॉमिक्स का लगाए, उसके बाद एक पूरा का पूरा टेस्ट लगा। इस प्रकार से सेम थिंग विद दी फाइनल जो 2 हफ्ते होंगे, फुल मॉक टेस्ट एवरी डे, और उस मॉक टेस्ट को कम से कम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 2 से 3 घंटे लगा के एनालाइज करो। आपने कितने भी एग्जाम दिए हैं, कितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, मॉक टेस्ट पे बैठ के टक टिक लगाने का कोई फायदा नहीं है। टिल द टाइम
वो टेस्ट करने के बाद के 3 घंटे उसी टेस्ट के ऊपर बिताओ। आई थिंक हम सबके सब ये बताना आपको भूल जाते हैं, ये सबके सब आप भी इस बात पर भी फोकस करना भूल जाते हो। द की माय डियर फ्रेंड्स इज दैट यू हैव टू एनालाइज दोज मॉक टेस्ट। एनालाइज का मतलब क्या होता है? करने के बाद उनके आंसर्स पढ़ो, उनके आंसर्स में जो आपने गलत किए हैं वो आंसर्स पढ़ो। मोर इंपॉर्टेंटली अपने दिमाग को रीजज करो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन गलत लगाया था, जब मैं इसको लगा रहा था तो मैं क्या सोच रहा था। उसके बाद ये देखो कि ये वाला क्वेश्चन यहां पर मॉक टेस्ट में लिखा हुआ है लेकिन मेरे नोट्स में ये टॉपिक ही नहीं लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैंने गेस किया था, गेस करते वक्त मैंने इसको गलत लगा दिया क्या। सो यू हैव टू एनालाइज दैट थॉट पैटर्न बिहाइंड योर आंसरिंग एंड ऑब्वियसली द आंसर्स ऑफ दोज 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चंस। ऐसे अगर आप करोगे तो कुछ नहीं तो गिर पड़ के भी किसी न किसी तरीके से 20-25 दिन में 1500 से अधिक क्वेश्चंस को एनालाइज कर लोगे, उसमें बहुत सारे से सॉल्व करोगे। 1500 क्वेश्चंस में से कुछ नहीं तो इवन इफ यू परफॉर्म वर्स 400 से 500 क्वेश्चन सही करोगे और 1000 नए क्वेश्चन सीख जाओगे। और अगर आपने अच्छी तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी फॉलो करी होगी तो यू वुड एक्चुअली बी एबल टू सॉल्व 1000 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोस 500 एंड द रेस्ट ऑफ द 500 यू नो। कितनी भी कोशिश कर ले ईपीएफओ, लास्ट में पॉलिटी के क्वेश्चंस, इकोनॉमी के क्वेश्चंस, ये जो स्टैटिक क्वेश्चंस है, लेबर लॉ, ये उन्हीं किताबों से बनने हैं जो हम पढ़ाई करेंगे, उससे ज्यादा तो अलग तो हो नहीं सकते हैं। तो इफ यू प्रैक्टिस 1500 क्वेश्चंस बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करो एंड स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। नाउ देखो बात क्या है, जनरली स्पीकिंग यही तरीका है और इसके बाद की जो बातें हैं वो थोड़ी सी मेरे को क्लीशेड लगती है इन द सेंस कि हमें सबको पता है बट हमें फॉलो नहीं करते हैं। तो पहले मुझे लगा कि मुझे आपको नहीं बतानी चाहिए, बट आपकी प्रिपरेशन में ये जरूरी है मुझे एक बार आपको एज ए ड्यूटी रिमाइंड करवा देना। कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा सा प्रीची लगता है ये बोलना, बट देखो बात ये है कि 100 दिन तक अगर ऐसा रोज करोगे तो एग्जाम निकल जाएगा। अगर नहीं करोगे तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम देंगे। इट इज नॉट अ बिग डील जब एग्जाम नहीं निकले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एग्जाम निकालना। बट हाँ, अगर आप दिल से लगा के प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक रूल रखना कि जब मैं कर ही रहा हूं प्रिपरेशन इस एग्जाम की तो क्यों ना अपने पूरे दिल से कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करो। क्या फायदा 4 दिन करके 6 दिन मस्ती मारने का, 4 पिक्चरें देखने का, 100 दिन तक अपने आपको बिजी रखना लेकिन उसका आउटपुट ना निकलना। कॉम्पिटिशन एक्चुअली में यही करवाता है, बिकॉज वंस पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम यू वुड बी कॉम्पिटिंग अगेंस्ट दैट पर्सन जो कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा है। तो कंसिस्टेंसली अगर रहोगे तो क्लियर होगा, कोई समस्या की बात नहीं है। लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, सीधी सी बात है। सिंगल बुक सोर्स फॉर ईच सब्जेक्ट और उसके बाद आग लगा देना पूरे के पूरे देश के जितने भी मटेरियल है। कहीं से भी ले लो, जरूरी नहीं है मेरे वाले लेना, जहां से मिले हर एक सब्जेक्ट का एक एक निकाल लो। पॉलिटी का एक समरी निकाल लो और एक स्टैंडर्ड बुक, उसी तरह से इंडस्ट्रियल लेबर लेस की एक समरी निकाल लो फॉर ऑल ऑफ देम। तुम्हारे प्रिपरेशन मॉड्यूल में जितने ज्यादा पीडीएफ है उतना तुम्हारा सिलेक्शन दूर है। सबका लिमिटेड, टोटल 10 सब्जेक्ट हैं, 10 बुक्स और 10 पीडीएफ, इससे ज्यादा आपके पास है तो आप बेसिकली गलत प्रिपरेशन कर रहे हो, ये मैं गारंटी दे देता हूं पहले से ही। देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आर बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू। नहीं किए हैं अभी तक, मैंने शेयर तो कर ही रखे हैं आपके साथ, सीधा बैठ के उसको सॉल्व करो, बैठ के जाओ, एक एक क्वेश्चन को निकालो, गूगल पे डाल के आंसर देखो, चैट जीपीटी पे डाल के सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। आपको कम से कम नहीं तो खड़े खड़े 500 क्वेश्चंस पड़े हैं आपके पास, पिछले 4 पेपरों को उठा लोगे तो 500 क्वेश्चंस आपके हाथ में, राइट। 120 क्वेश्चन हर एक में होते तो ऑलमोस्ट 480 क्वेश्चंस आ गए। 480 क्वेश्चंस जो ईपीएफओ में यूपीएससी में पूछे जाते हैं जिस प्रकार से। Once you do those 480 questions, solve them on your own, you will immediately get the idea, you will learn the mindset of the examination. इस एग्जाम का माइंडसेट आपको पता चल जाएगा, फिर ना चाहते हुए भी आपकी प्रिपरेशन जो है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग होगे, बट ओनली व्हेन यू डू दैट। सो प्रिपरेशन का फर्स्ट डे, एक्चुअली में जो फर्स्ट डे है, दैट फर्स्ट डे इज सॉल्विंग दोज PYQs। डोंट फाइंड द की, डोंट लुक एट द एनालिसिस, solve the PYQs on your own. मॉक टेस्ट लास्ट में मैं बता देता हूं,
25 मॉक टेस्ट का टारगेट रखना, 25 मॉक टेस्ट करने हैं। सिंपल सी कहानी ये है। 25 मॉक टेस्ट कब करने हैं? लास्ट के 25 दिनों में, स्टार्टिंग में नहीं करने हैं। पहले 35 दिन तक सिर्फ पढ़ाई करनी है। पीवाईक्यूज से बिगिन करेंगे, बिगिन विद दी पीवाईक्यूज, देन उसके बाद अगले कम से कम नहीं तो 1 मंथ तक स्टडी पे ध्यान देना है। उस समय मॉक सॉल्व करने का कोई खास रीजन या पर्पस नहीं है। स्टडी रिवाइज एटलीस्ट नहीं तो फर्स्ट जो 1 से 40 डेज का जो सेशन है, सेक्शन है, जो फेज है, फर्स्ट फेज है, राइट। देन यू कैन चूज टू डू मॉक्स, देखना स्टार्ट कर सकते हो, पर लास्ट के 25 डेज लगे लगे मॉक्स करने हैं, बिल्कुल दौड़े दौड़े, बिना किसी रुकावट के। दैट माय डियर फ्रेंड इज द फ्रेंड। करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ने पड़ेंगे, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, एंड कोई एक मंथली करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर सकते हो, किसी की भी। आप पूछोगे सर कौन सी विजन की, नाउ दैट बिकॉज यू आर गोना पुट इट अगेन एंड अगेन ऑन मी, विजन की फॉलो कर लीजिए, ठीक रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सबकी भी सेम है, इट वुड नॉट मेक अ डिफरेंस टू यू, यू कैन जस्ट चूज वन, दैट वुड बी द इजियर वन। देन विच इज नॉट टू बी टोल्ड, बट अगर सही टाइम पे सोओगे और थोड़ा सा डाइट मेंटेन करके रखोगे, यू हैव अ स्लाइट चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम बेटर देन द पर्सन हु वुड नॉट डू दिस। फॉर एनीथिंग एल्स, ये हमारा ईपीएफओ ग्रुप है, इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। दिस इज द ईपीएफओ ग्रुप, प्लीज डू ज्वाइन इट। You will get the PDFs, you will get the content, any other kind of guidance also. Any other questions? ये YouTube का comment section जो है वो आप ही लोगों के लिए open है। Alright, let's begin it. कल शायद notification आ जाएगी 29th of July, I believe, दोपहर 12 बजे से, एटलीस्ट अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है कि दोपहर 12 बजे से यूपीएससी के फॉर्म फिल करने का जो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स गेट इट प्रिपरेशन। द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जाम इज 30th of November. इट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, बट क्योंकि वो जो एग्जामिनेशन का कैलेंडर होता है उसमें वो रिजर्व्ड डेट पड़ी हुई है, तो संभावना है कि 30 नवंबर को होगा, दो वी विल नो दैट। सो अगर हम बात करें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, वी हैव 120 days ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। हमारे पास 120 दिन पड़े हुए हैं। मैंने आपको 100 दिन का प्लान दिया है, आपके पास उसके अंदर अगर कुछ छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी तो आपके पास एक्स्ट्रा 3 हफ्ते होंगे उसको चीजों को एडजस्ट करने के लिए। लेट्स डू दिस।